परिसीमन की आड़ में या महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करना चाहते थे। बीजेपी अपना नैरेटिव गढ़ने में बहुत कामयाब पार्टी है। ऐसी क्या हड़बड़ी हुई कि मोदी सरकार 2029 में ही इसको लागू करना चाहती है। अब मोदी जी इस परिसीमन के जरिए ये तय कर रहे हैं कि बस मैं 2029 में फिर से चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। मोदी ये मान चुके हैं, बीजेपी ये मान चुकी है कि दक्षिण में वो इलेक्टोरली बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकती है। पिछले 12 साल में आपकी नीतियों से, आपके विचारों से प्रभावित नहीं हुआ, यानी आपने ये मान लिया कि दक्षिण भारत हमारे साथ नहीं जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड आपके पास नहीं है कि भैया ये वादा मैंने किया था, इसके लिए वोट दो। लेकिन ये देश के लिए खतरनाक है। ये बिल पास नहीं हो पाएगा। क्यों? ताकि साबित कर सके कि विपक्षी पार्टियां जो है महिला आरक्षण विरोधी हैं, महिला विरोधी है। और इनको इस बात का फायदा कहाँ मिले? बंगाल। जबकि अगर महिला आरक्षण की बात करें या महिलाओं की भागीदारी की बात करें, ममता बनर्जी उदाहरण है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी ने महिलाओं को उसका हक दिया है, ममता बनर्जी ने दिया है। जिस सरकार के कैबिनेट मंत्री एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से कोसे जा रहे थे, प्रधानमंत्री तक का नाम आया, वो दूसरी पार्टियों को साबित कर रहा है कि ये महिला विरोधी है। अगर मैं ये कह दूं ना कि आरएसएस में महिलाओं के लिए जगह ही नहीं है, तो मेरा अनुरोध है मोहन भागवत जी से, बुरा मत मानना। बिल्ली दूध की रखवाली कर रही है। परिसीमन की बात चल रही है, संविधान संशोधन की बात चल रही है, महिला आरक्षण की बात चल रही है। महिला आरक्षण पास हो चुका था, ठीक है, लागू नहीं किया गया। इसके बाद आरोप ये लगे कि सरकार की मंशा नहीं थी। अब सरकार कह रही है कि भाई एक बार हम सीट बढ़ा देंगे, उसके बाद महिला आरक्षण दे देंगे। परिसीमन पे बहुत सारी बात है। सबसे पहले ये समझाइए कि जो एक आरोप लग रहा है कि परिसीमन की आड़ में या महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करना चाहते थे, इस आरोप के जड़ में क्या है? अभी अभी पीएम का भाषण चल रहा था संसद के अंदर, लोकसभा में, तो तब तक आप आए नहीं थे, तो मैं सुन रहा था उसको। तो पीएम का जो पूरा भाषण था वो महिला आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रहा था, और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अगर आपने इस देश की आधी आबादी को उसका हक नहीं दिया तो ये ठीक नहीं होगा और वो हमें माफ़ नहीं करेंगी। पहली बात। दूसरी बात कि इसका क्रेडिट भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कल सरकारी विज्ञापन से आप सबकी फ़ोटो मैं इसमें छाप दूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी लोकसभा में बोला है। तो उन्होंने कहीं भी, मतलब 90% जो भाषण था वो महिला आरक्षण के आसपास ही घूम रहा था, और कहा था कि नारी शक्ति, इस देश की बहनों को, माताओं को उनका अधिकार देने का वक्त आ गया है 3 दशक बाद। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में महिला आरक्षण को लेकर, और वो होते 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 2023 में आके मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया। कायदे से होना क्या था? अगर सरकार की नीयत साफ थी, आज वो एक विधेयक है, वो संविधान का हिस्सा है। 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को ये लगने लगा कि नहीं, हमें वापस इसको इम्प्लीमेंट करना है। भाई एक सवाल तो ये बनता था, सबसे पहली बात ये थी कि जो 2023 में पारित हुआ था वो इम्प्लीमेंट होता लगभग जाके 2034 में, 29 में नहीं हो पाता, तो ये एक लंबा कार्यकाल था। अब क्योंकि बीजेपी अपना नैरेटिव गढ़ने में बहुत कामयाब पार्टी है और पीएम के आसपास पूरा नैरेटिव घूमता है, तो इसको देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। हम चर्चा कर रहे हैं, इसके कई सारे पहलू हैं। इसका पहला पहलू है जनगणना, दूसरा पहलू है जाति जनगणना, तीसरा पहलू है परिसीमन, और उसके बाद है महिला आरक्षण। तो जो सबसे लास्ट का पहलू है उस पे सरकार सबसे पहले बात कर रही है, महिला आरक्षण के बारे में। तो ऐसी क्या हड़बड़ी हुई कि मोदी सरकार 2029 में ही इसको लागू करना चाहती है? दरअसल महिला आरक्षण को लागू करने के पीछे साफ साफ जो नीयत दिखाई देती है वो परिसीमन की है। परिसीमन क्या है? डिलिमिटेशन। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि 1976 से लेके 1976 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद की जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ाने पर रोक लगा दी थी, फ्रीज कर दिया था कि नहीं बढ़ेगी। फिर वाजपेयी साहब ने, जब वो प्रधानमंत्री थे 2001 में, उन्होंने उसको आगे के लिए फिर फ्रीज कर दिया 2026 तक।
अब 2026 तक ये फ्रीज है। अब एक बात आएगी भाई, 1971 में देश की आबादी लगभग 50 करोड़ के आसपास थी और आज 140 करोड़ है, तो सीटें बढ़नी चाहिए। तो फिर ये बात तो तब भी साबित होती है कि जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भी फ्रीज किया था उस बात में, यानी तब भी तो लगभग 30 वर्ष का गैप है, राइट। ठीक है। तो 1996 से लेके और 2023 में आके फाइनली महिला आरक्षण बिल पास हो गया, सभी पार्टी ने समर्थन कर दिया। अब दिखा तो रहे हैं कि महिला आरक्षण है, क्योंकि इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? यही तो बिल पास हो गया था। अब आपको क्या याद आया कि इसको हमें 29 में ही इम्प्लीमेंट करना है, जबकि पहले जब आपने बिल पास किया था तब ये ख्याल नहीं था आपके? नहीं, अगर आप सरकार चाहती, सरकार कुछ भी कर सकती है, इम्प्लीमेंट तो तब कर सकते थे। 23 में हुआ था पास, 24 में कर देते, लोकसभा चुनाव थे ही 24 में। लेकिन ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि हम 543 सीटों में इसको इम्प्लीमेंट ना करें। यानी अगर 543 सीटों में हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे तो वो सीटें लगभग 162-163 बैठती हैं, 181 के आसपास। चलिए नंबर में गलती हो सकती है, लेकिन वो एक मेजर हिस्सा है जो बैठता है। अब अगर 850 सीटों में आप 33% दोगे तो पुरुषों की संख्या पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वो लगभग 270-72 के आसपास शायद वो फिर बैठ जाएगी महिलाओं का हिस्सा। तो अगर आपकी नीयत इतनी साफ है, आप सही में इस देश की आधी आबादी का भला चाहते हो, आप महिलाओं के पक्षधर हो, इस देश की माताओं बहनों की आपको चिंता है, तो 543 में आपको लागू कर देना चाहिए था 2024 में। आपने नहीं किया, अब आप चाहते हो, लेकिन आपका निशाना तो है परिसीमन, लेकिन और चेहरा आगे कर रहे हैं आप महिला आरक्षण आरक्षण का। क्योंकि एक चीज़ तो ये है ना कि मान लीजिए 33% की हम बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज की बात हो रही है। आप 543 में करेंगे तो लगभग 181 होता है वो संख्या, और ये न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो आरक्षण को लेकर जो पूरी मोटी अवधारणा है आदेश जी, वो गड़बड़ है। आरक्षण तो मिनिमम गारंटी करता है कि भाई इतने तो हों, लेकिन इसको मैक्सिमम बना दिया जाता है क्योंकि सामाजिक हमारी पूरा ढांचा ही ऐसा है। तो वो 181 होते हैं, 543 में से हों तो 850 में से हों अगर तो 283 होंगे। अब अगर अभी 543 में से कर देते हैं तो 181, फिर जितनी सीटें बढ़ी उसका 33% लगाइएगा तो वो जुड़ के वही संख्या आएगा। तो संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, मतलब कोई अंतर है ही नहीं, परसेंटेज तो वही है, अभी करें या तब करें। लेकिन आप एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि हम उसके बाद करेंगे। मतलब इफ यू आर अग्रीइंग फॉर महिला आरक्षण तो आपको परिसीमन के लिए अग्री करना पड़ेगा, जो सीटें बढ़ेंगे उसके लिए अग्री करना पड़ेगा। महिला आरक्षण पे तो सारी पार्टियां राजी हैं। हाँ, मैं आज सुबह से बहस चल रही है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, मैं सारे भाषण सुन रहा था, अखिलेश यादव का, गौरव गोगोई का, प्रधानमंत्री मोदी का, ठीक है, और भी बाकी जिन लोगों के भाषण में सबकी बात सुनी। हर व्यक्ति ने, इवन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं सोनिया गांधी ने भी ये बात कही है कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम आरक्षण के साथ हैं। लेकिन आरक्षण के बहाने जो मोदी सरकार करना चाहती है डिलिमिटेशन में, डिलिमिटेशन कैसे होता आया है पहले हमें समझना पड़ेगा, परिसीमन क्या है। अब दरअसल परिसीमन में अभी तक सीमाएं बदलती थी, बाउंड्रीज चेंज होती थी, सीटें नहीं बढ़ती, संख्या नहीं बढ़ती थी। संख्या कब बढ़ी थी? लास्ट 76 में जी, ठीक है। तो बाउंड्रीज चेंज होती थी और जो रिजर्व सीटें होती थी उनको हटा दिया जाता था और दूसरी सीटों को रिजर्व कर देते थे, रोटेशनल सीटें होती थी। तो अभी तक परिसीमन ऐसा होता था। अब परिसीमन का आधार क्या है? उसका पहला आधार है जनगणना, कि आपने जनगणना की देश में और ये पाया कि भाई इतनी जनसंख्या हमारी है, और इसमें जनगणना में पिछले साल सरकार ने ये कहा कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे। राइट। जो मुद्दा राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों का था, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप ये कराइए। सरकार को लगा कि हमने जाति जनगणना की घोषणा करके राहुल गांधी से और विपक्षी पार्टियों से उनका मुद्दा छीन लिया है। लेकिन अब जब वापस इस बात पे आ गए, क्योंकि सरकार की जो जनगणना शुरू हुई है वो 1 अप्रैल 2026 से हुई है और ये 2027 तक चलेगी, यानी ये है फर्स्ट फेज ऑफ जनगणना जी। जब आप जाति जनगणना पे आओगे, कास्ट सेंसस पे आओगे, जो इसका सेकंड स्टेज होगा, जो सेकंड फेज होगा इसका, वो लगभग जाके पूरा होगा 29 के बाद में, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हाँ तो भर दी कास्ट सेंसस की, लेकिन आपकी जो मंशा है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की नहीं है। अब जब तक आपके पास जनगणना का
और कास्ट सेंसस का डाटा नहीं है तो आप डिलिमिटेशन परिसीमन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आधार ही नहीं है। आधार इन्हीं किस आधार पे करेंगे? 2021 में जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि कोविड चल रहा था और सरकार की जो भी मुश्किलें रही होंगी इस दौर पे। और 2011 का डाटा हमारे पास है, जनगणना का है, जाति का नहीं है। जो जाति का डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो 1931 का है, राइट, 1931 का। ठीक है, तो अब सरकार ये कह रही है कि हम 2011 के जनगणना के, जाति के नहीं, जनगणना के डाटा को आधार मान के हम परिसीमन करेंगे और हम जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ा देंगे। अब बेसिकली क्या है, जब जनसंख्या की आप बात करोगे तो ये सीधा सीधा विभाजन है उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। राइट, ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई, फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट हुआ, वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, तो अगर उस प्रपोर्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो उनकी सीटें बढ़ती हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से मैक्सिमम 63 सीटें या 65 सीटें पूरे सदर्न स्टेट, पूरे साउथ दक्षिण भारत की जी। और जो नॉर्थ इंडिया है उसकी सीटें बढ़ती हैं लगभग 200। मतलब आपको जरूरत ही नहीं है यानी सरकार बनाने यानी के आपने लिए। क्या किया कि आपने 2029 की तैयारी में ये इंश्योर कर दिया कि मुझे साउथ की वोटों की आवश्यकता नहीं है और मैं उत्तर भारत की सीटें इतनी बढ़ा दूंगा कि उसी से मैं वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो ना तो इसमें महिलाओं का भला हो रहा है जी, ना इसमें किसी जाति का भला हो रहा है। ये सीधा सीधा मोदी जी इस परिसीमन के जरिए ये तय कर रहे हैं कि बस मैं 2029 में फिर से चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अच्छा, इसमें ये इसकी मूल भावना है। ये इसमें फिर एक मैसेज क्या इलेक्टोरली आपको ये भी छिपा हुआ दिखता है कि मोदी ये मान चुके हैं, बीजेपी ये मान चुकी है कि दक्षिण में वो इलेक्टोरली बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकती है? इसमें 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज तो ये है कि दक्षिण भारत पिछले 12 साल में आपकी नीतियों से, आपके विचारों से प्रभावित नहीं हुआ। ना केरल में हुए, न बंगाल में हुए, न आंध्र प्रदेश में हुए, न तेलंगाना में हुए, न कर्नाटका में हुए। और बंगाल में आपने कोशिश करके देखी 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर की छवि पीक पे थी तो आप 294 में से 77 सीट लेके आए जी। और उस वक्त जो चुनाव था बहुत उफान पे था। अब बीजेपी भी ढलान पे है और पीएम की छवि भी ढलान पे है। राइट, ठीक है, यानी आपने ये मान लिया कि दक्षिण भारत हमारे साथ नहीं जा रहा है और वहाँ के लोगों की विचारधारा, उनकी राजनीतिक प्रायोरिटीज़ और उनकी एजुकेशन वो आपके मुद्दों में नहीं फंसते हैं। आपने मान लिया कि वो हमारा वोटर नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसका एक मायना और भी है जो आप ये सब कर रहे हो कि जो 12 साल में आपने इस देश में विकास की बात करी, अखंड भारत की बात करी, डिजिटल भारत की बात करी, ठीक है, विश्वगुरु की बात की, आपने गांव गोद लिए, आपने स्मार्ट सिटीज़ बनाई, वो सारा जो विकास था वो कहीं ना कहीं रास्ते में छूट गया है। आपको भी पता पड़ रहा है कि वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा, जातियों का बंटवारा, हर प्रदेश में जो आपने करने की कोशिश की, जितने आपने विकास के सपने दिखाए, उन पे अब आपको वोट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको उत्तर भारत में जी इतनी सीटें चाहिए कि आपको पूर्ण बहुमत यहीं से मिल जाए। रिपोर्ट कार्ड आपके पास नहीं है नहीं जो आप दिखा सकते हैं कि भैया ये वादा मैंने किया था, इसके लिए वोट दो, इसलिए आप प्रबंधन के लेवल पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट पे आ गया ना, मैनेजमेंट साफ कि हमें इतनी सीटें कर देनी है कि हम यहीं से ही उत्तर भारत से ही हमारी सरकार बन जाए। लेकिन ये देश के लिए खतरनाक है। आप इस देश को विभाजित कर रहे हो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। रिपरकशंस क्या होंगे? जैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान हमने सुने, एमके स्टालिन का बयान सुना, और साउथ के अलग अलग नेता जो हैं वो कह रहे थे कि ये मतलब साउथ जो है वो रिटेलिएट करेगा इसको, और करना चाहिए भी। अब देखिए उन लोगों की क्या गलती है? अगर उन्होंने अपने यहाँ पे परिवार नियोजन को अपनाया, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ने नहीं दी, और ये भी तो स्टेट ही कह रहा था ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसी बात को जो केंद्र सरकार की नीतियां थी उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप कह रहे जनसंख्या आधार होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में 120 सीटें हो जाएंगी 80 की जी। तमिलनाडु में कितनी होंगी? 39 की, मैक्सिमम 58 to 59। तो 63 मैक्स टू मैक्स जो फिगर्स में देख रहा हूं, उससे ऊपर नहीं जा रही है। मैं कहता रहा हूं कि पूरे दक्षिण भारत में आपकी 63 सीटें बढ़ रही हैं और उत्तर भारत में आप 200 सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर कुछ ज़्यादा ही कोई बड़ा इसमें खेल नहीं होता है तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। क्यों? ये बड़ा सवाल है। देखिए ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है।
2 यानी तिहाई संवैधानिक संशोधन। इसके लिए आपको 2 तिहाई बहुमत चाहिए। वो सरकार के पास है नहीं। 2 तिहाई का मतलब है 363। आपके पास है 300, 303, इससे ऊपर नहीं है। अगर टीएमसी, डीएमके यानी ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव तीनों मिल जाएं, तब जाके आपका जो है ये वोट बैंक पूरा होता है। तो बंगाल में चुनाव चल रहा है, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, नहीं मिल सकते। डीएमके की विचारधारा ही बिल्कुल विपरीत है, वो नहीं आ सकते। और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव, अगर उनके लोगों ने उनको वोट दे दी तो वो उनका राजनीतिक वध हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 तिहाई बहुमत बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी जो संख्या बढ़ने वाला परिसीमन का जो एक कोशिश सरकार की है, ये गिर जाएगी। इसमें कुछ इनके हाथ नहीं लगेगा। अब फिर सवाल उठता है कि इन्होंने ये क्यों किया, ताकि साबित कर सके कि विपक्षी पार्टियां जो है महिला आरक्षण विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। महिला विरोधी। ठीक है, और इनको इस बात का फायदा कहाँ मिले? बंगाल। इस बार मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। सूरत नहीं, मैं अच्छा टीचर हूँ ना, समझाता है ऐसे हूँ कि आदमी बच्चा समझ जाए अच्छे से। तो अब इनको क्या चाहिए कि इन्होंने पूरा ऑप्टिक्स गढ़ दिया सिर्फ इसलिए। विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि आप 29 अप्रैल को जब सेकंड फेज की वोटिंग हो जाए तमिलनाडु और बंगाल की, उसके बाद आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हमें मसौदा दीजिए, चर्चा करेंगे बैठ के, और फिर हम स्पेशल सेशन लेके आएंगे। सरकार नहीं मानी। सरकार ने कहा कि नहीं, हम 16, 17, 18 को ही करेंगे स्पेशल सेशन, और 23 तारीख को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। तो इनको लग रहा है कि जो बंगाल की महिलाएं हैं वो ममता बनर्जी से नाराज़ हो जाएंगी, विपक्षी पार्टी से नाराज़ हो जाएंगी, और वो इनको वोट दे देंगे। जबकि अगर महिला आरक्षण की बात करें या महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो ममता बनर्जी उदाहरण है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी ने महिलाओं को उसका हक दिया है, ममता बनर्जी ने दिया। चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। अच्छा, अब एक सीरियस सा सवाल है, सीरियस तो क्या, सोशल मीडिया पे विमर्श चल रहा है, मैं जानना भी चाहूँगा आपका टेक क्या है उस पर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बताइए, ताज्जुब नहीं लगता है, हैरानी नहीं होती कि जिस सरकार के कैबिनेट मंत्री एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से कोसे जा रहे थे या बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे थे, प्रधानमंत्री तक का नाम आया, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी ही पार्टी के लोग महिलाओं को लेकर बहुत सारी बयानबाजियां और आरोप लगा रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों को साबित कर रहा है कि ये महिला विरोधी है। ये इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? बिल्ली दूध की रखवाली कर रही है। अच्छा, सुना है? हाँ, सुना है, गांव की कहावत है। देखिए, अब हिसाब लगाइए कि कितनी बीजेपी के पास 16 राज्यों में सरकार है, और 5 राज्य ऐसे जहाँ सरकार अलाइज की है। इनके पास सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो भी आधे प्रदेश की हैं क्योंकि यूटी है, और बाकी पावर जो है एलजी के पास। ठीक है, इसके अलावा इनके पास कहाँ है महिला? कोई मुख्यमंत्री है? नहीं है। अब आप चलिए, कितने विधायक इनके पास हैं? टोटल जो विधायक है उसका 10% भी महिला विधायक नहीं है बीजेपी के पास। अब चलिए आरएसएस के जो टॉप पोस्ट हैं, और आज से नहीं, 1925 से लेकर आज तक 2026 तक, बताओ कौन सी महिला को इन्होंने वहाँ पे जगह दी है? अगर मैं ये कह दूँ ना कि आरएसएस में महिलाओं के लिए जगह ही नहीं है, तो मेरा अनुरोध है मोहन भागवत जी से, बुरा मत मानना, है ही नहीं है। लेकिन दरअसल आइडियोलॉजी देखेंगे तो नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो रही है भागीदारी की। तो इसलिए मैंने कहा कि बिल्ली दूध की रखवाली कर रही है। और इस दौरान एप्स्टीन को लेकर आरोप लगे। ठीक है, बहुत ऐसे, लास्ट यूपीए 1 में मुझे याद है कि एक मंत्री थे जिनके ऊपर महिला का शोषण का आरोप लगा, उनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया, बने रहे वो। यूपीए 1 में? नहीं, मोदी वन में मैं वही कह रहा हूँ, आप यूपीए वो आते थे राजस्थान से, हटाए नहीं गए वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ा गया है महिला आरक्षण के नाम पे, इसका निशाना परिसीमन था, जो कि पूरा नहीं हो सकता। सरकार को पता है इस बात के बारे में, क्योंकि सरकार जब भी कोई काम करती है तो उसको पूरी एक्सरसाइज करती है वो। तो इनको पता है। और जब पीएम मोदी जी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में अभी, तो उन्होंने एक बात कही कि नंबर का क्या होगा वो देखी जाएगी, वो बात की बात है।
यानी आपको पता है कि नंबर का क्या होगा। हाँ, पर हमें जो मैसेज फ्लोट मैसेज करना जो हमें है देना है, जो हमें दिखाना है कि विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हैं, वो हम दिखा बस। देंगे। और संसद में जो ऊपर की गैलरी होती है ना, उन सब में आज महिलाएं बैठी हुई हैं, जो बीजेपी लेके आई है। अब हैरानी की बात जब कर ही रहे हैं तो एक हैरानी की बात यही है, यही मोदी पिछले सेशन में महिला सांसदों के डर के कारण लोकसभा नहीं आ पाए थे। महिलाएं उनको जान से मार सकती थी। अब मोदी जी महिलाओं देश के संसद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी को महिला सांसदों से खतरा हो गया था, और अगर 33% हो गई तब सोचिए तब क्या होगा। देना नहीं है किसी को कुछ भी, सिर्फ बातें करनी है, हवा बनानी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है कि महिला हमारी माताएं बहनें हैं, इस देश की आधी आबादी है, उनका हक, उनको वंचित रखा गया सालों से, 3 दशक बीत गए हैं, अब तो तुम लोग मान जाओ। अरे जो बिल, जो महिला आरक्षण पहले से ही विधेयक बन चुका है, संविधान का हिस्सा है, उसको अब लाके आप क्या दिखाना चाहते हो? कौन सा सपना आया आपको, किसने दर्शन दे दिया, क्या समझ नहीं आया आदेश मुझे। दे दिया? और अगर आप वाकई में हितैषी हो तो आप 543 सीट में कर दीजिए लागू। 33% को लागू कर दो, और 2029 में ही महिलाओं को उनका हक दे दो। और मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी में नहीं होगा, क्योंकि देना ही नहीं है। क्योंकि मंशा नहीं है, क्योंकि देना ही नहीं है, नियत हाँ, है ही नहीं नहीं। देना।